अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुज़र आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। लास्ट वीडियो अपलोड की गई है उसमें मैंने फंक्शंस ऑफ किडनी को डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से बहुत एमसीक्यूज़ आएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग आंसर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज मैं डिस्कस करूंगा कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। यूरिन की फॉर्मेशन तीन स्टेजेस में होती है, तीन प्रोसेस हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है कि ग्लोमेरुलस जो कि आपका क्या पार्ट होता है, बेसिकली आपकी जो आर्टरी आती है आर्टेरियोल एफेरेंट आर्टेरियोल, वो कुछ कैपिलरी का नेटवर्क बना देती है। किसके अंदर? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क बनता है, ये वाला नेटवर्क, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यहाँ से हम पढ़ते हैं कि आगे रीनल ट्यूब्यूल होती है जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है, फिर वो लूप ऑफ हेनले आ जाता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ पर वो कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए फिर यूरेथ्रा और यहाँ से बॉडी से बाहर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कि सिलेक्टिवली यानी कि आप अपनी पसंद से, कि किडनी अपनी पसंद से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब करती है और कुछ चीज़ों को ये सिक्रेट करती है, जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। ये बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? सॉरी, देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक कैपिलरीज का नेटवर्क बन जाता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ये जो कैपिलरी का नेटवर्क बना है ना, ये जो कैपिलरी है, अगर मैं एक कैपिलरी की मिसाल लेता हूँ, ये वाली, इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पोर्स होते हैं। तो जो आपका एफेरेंट आर्टेरियोल आ रहा था, एफेरेंट आर्टेरियोल बना रहा था छोटी छोटी कैपिलरीज, ठीक है, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे सुराख है ना, ये नॉर्मल हालात में किसी चीज़ को बाहर अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देते। हाँ, जब आर्टेरियोल से ब्लड आता है ना, एफेरेंट आर्टेरियोल, कौन सा आर्टेरियोल? एफेरेंट वाला। जो एफेरेंट आर्टेरियोल है उसके बारे में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि उसका डायमीटर बड़ा होता है, और जब डायमीटर इतना बड़ा है और बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर ब्लड लेके आ रहा है ताकि उसकी फिल्ट्रेशन कर सके वो ग्लोमेरुलस के अंदर, तो जब ये ब्लड लेके आता है तो इतने बड़े एफेरेंट आर्टेरियोल से छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्लड जाता है। अब इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा है और छोटी छोटी जगह पर जा रहा है, तो इससे प्रेशर हाई हो जाता है। ये जो प्रेशर होता है ना, ब्लड का प्रेशर जो कि कैपिलरीज के अंदर जनरेट हो रहा होता है, हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो क्योंकि आपके एफेरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज और यहाँ पे जो आर्टरीज हो, एक और आर्टेरियोल है, उसको इफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। जो इफेरेंट आर्टेरियोल है आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है। ऑब्वियसली आपको मेरी लास्ट की वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसमें मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया है। हाईली रिकमेंड करूँगा, जाओ और वो देखो, फिर ये समझने आओ, सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी जो इफेरेंट आर्टेरियोल है उसका डायमीटर भी कैपिलरीज की तरह छोटा होता है। तो एफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा, इफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा, तो इतने बड़े डायमीटर से चीज़ें छोटी डायमीटर में आ रही हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर हाई हो जाता है। जब प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो ये जो ग्लोमेरुलस बना हुआ है ना, ग्लोमेरुलस ये ग्लोमेरुल का नेटवर्क है, यहाँ से चीज़ें लीक करके आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर चली जाती हैं। वो जो चीज़ें यहाँ से लीक होकर चली जाती हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उस चीज़ों को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। के वो चीज़ें जो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फिल्टर होके आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर चली गई हैं, हम उनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस which occur in glomerulus due to high hydrostatic pressure, which result in passing of small molecules, जो कि वेस्ट होता है आपका किसके अंदर चला जाता है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और ना सिर्फ यहाँ से वेस्ट जाता है बल्कि कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल्स चले जाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल जाते हैं। प्रोटीन्स का साइज़ पता है बहुत बड़ा होता है। प्रोटीन्स का साइज़ हो गया, आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज़ हो गया, इनका साइज़ बड़ा होता है। जब इनका साइज़ बड़ा होता है ना, तो वो यहाँ से लीक होके नहीं जाते हैं, प्रोटीन्स लीक होके नहीं जाते हैं। किसके अंदर? आपके बोमेंस कैप्सूल के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। लेकिन हाँ, जब आपकी कैपिलरी फट जाए, कोई मसला आ जाए किडनी के अंदर और ये कैपिलरीज का इशू आ जाए, ग्लोमेरुलस का इशू आ जाए, तो फिर प्रोटीन के पार्टिकल भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं, वरना नॉर्मल हालात में उनके अंदर प्रोटीन्स नहीं होते। चलिए रीड करते हैं। सॉरी। तो यूरिन जो है, कह रहे हैं अल्टीमेट किडनी प्रोडक्ट है, कि यूरिन जो है वो किडनी का फाइनल प्रोडक्ट है। यूरिन कैसे बनता है? अभी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई है, उसके नतीजे में क्या बन गया है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया है।
जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद है, वही बेसिकली यूरिन के बनने का स्टार्टिंग पॉइंट है। यूरिन प्रोडक्ट है किडनी का, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड विद एडिशन ऑफ सम अदर फ्लूइड एंड आयंस। और यूरिन कैसे बनता है? कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस की मदद से, जो कि आप रिमूव की जाती हैं आपके ब्लड के अंदर से। कैसे? वो ब्लड जब आपके ग्लोमेरुलस से गुजर रहा होता है, और उसके साथ साथ यूरिन के अंदर दूसरे फ्लूइड भी मौजूद होते हैं और कुछ आयंस भी होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन वगैरह। ठीक है। This process is initiated in the glomerulus when the blood is filtered out under hydrostatic pressure, leaving the small molecules of waste and other compound as glomerular filtrate. कह रहे हैं ये प्रोसेस इनिशिएट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और ये ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी का नेटवर्क है, जो एफेरेंट आर्टेरियोल आके आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क बना देते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपके उसी ग्लोमेरुलस के अंदर, जिसमें क्या होता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर, जिसमें फिर उसके नतीजे में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो वेस्ट के होते हैं और कुछ और चीज़ें भी जो कि वेस्ट नहीं होती, वो बन जाती हैं क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाती हैं। कहाँ होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? आपके ब्लड की कैपिलरी से निकल के बोमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के वो जो वेस्ट है आपका, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नतीजे में बना है, वो यहाँ आ जाता है। और ये पूरा वेस्ट नहीं होता, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट वाले, ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा पानी भी होता है। क्या आपके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है, इसके अंदर वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर आराम से पास आउट कर जाता है आपकी कैपिलरीज के अंदर। जो पोर्स होते हैं ना ग्लोमेरुलस के अंदर, पोर्स जो होते हैं उनके ज़रिए वाटर भी पास आउट कर जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। कैसे बनता है? हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिसकी मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल वेस्ट के और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी निकल जाती हैं आपकी कैपिलरीज से। किसके अंदर? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और ये क्या बना देती हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट होता है, कह रहे हैं इसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट होते हैं, HCO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, HCO3 माइनस। और नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया भी होता है, ये वेस्ट सब्सटेंस हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन वगैरह, ये सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है? वाटर होता है बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये आपने याद रखना है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन इट्स वॉल। कह रहे हैं ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो है ना, उनके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी कैपिलरीज से लीक होकर ग्लोमेरुलस के अंदर चली जाएंगी। इस पूरे रेट को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है क्या? ये वो रेट है जिस रेट पे चीज़ें फिल्टर हो रही हैं। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ें जल्दी फिल्टर हो रही होंगी। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। कह रहे हैं दिस प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ बोथ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल। कह रहे हैं एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में फ़र्क होता है ना। एफेरेंट आर्टेरियोल साइज़ में बड़े होते हैं, इफेरेंट आर्टेरियोल साइज़ में छोटे होते हैं। तो इस साइज़ डिफरेंस की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब MCQs के पॉइंट आ रहे हैं। कह रहे हैं किडनी जो है ना, रोज़ 180 लीटर ऑफ ब्लड रिसीव करती है। किडनी के अंदर रोज़ कितना लीटर ऑफ ब्लड आता है? 180। MCQs का पॉइंट है, किडनी के अंदर 180 लीटर ब्लड आता है रोज़ 24 घंटे के अंदर। और उनमें से 180 लीटर ब्लड को वो फिल्टर करके 2.5 लीटर यूरिन बनाती है नॉर्मल कंडीशन में। तो 180 लीटर ब्लड आया, 180 लीटर ब्लड में से सिर्फ 2.5 लीटर यूरिन बनता है नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, कह रहे हैं ये कांस्टेंट रहता है। किस तरह? ऑटो रेगुलेशन के जरिए, यानी कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इस रेट को कंट्रोल कर रही होती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा, कम होगा तो ये कम हो जाएगा। हाउएवर इट में चेंज डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड इनटेक। अगर तुम पानी ज़्यादा पियोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, अगर तुम पानी कम पियोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। ठीक है, ये बातें थी। तो ये था हमारा क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट इज़ अ प्रोसेस विच अकर इन द ग्लोमेरुलस ऑफ योर मेल्फिजियन बॉडी, या फिर मेल्फिजियन बॉडी मैंने क्या बताया था आपको पहले भी। अगर मैं बता दूं कि ये आपका बोमेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं?
मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। अल्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से उससे क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सिर्फ वेस्ट चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नहीं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड। वेस्ट कौन सा होता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होता है। जीएफआर किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे। किडनी में कितना रोज ब्लड आता है, 180 लीटर। यूरिन कितना बनता है, 2.5 लीटर। कंट्रोल कौन करता है, जीएफआर को, ऑटो रेगुलेशन। और आप कितना पानी पी रहे हो, कितना फ्लूइड है आपकी बॉडी में, उस पर भी डिपेंड करता है। फ्लूइड ज़्यादा होगा तो जीएफआर भी ज़्यादा होता है। अगला प्रोसेस है सेकेंड वाला, यूरिन बनवाने में काम आता है, वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अब देखो आपका फिल्ट्रेट बन चुका है। अगर मैं इसको पहले इरेज कर दूं ताकि मैं दोबारा से कुछ लिख सकूं। ओके, देखो आपका ये बोमेंस कैप्सूल था, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में ये आपकी ग्लोमेरुलस के नतीजे में कुछ यहाँ पर क्या बन चुका है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन चुका है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। ये अब जाएगा आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो आगे निकल के कलेक्टिंग नेट में जाएगा। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। तो ये जो फिल्ट्रेट बन चुका है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। अगर हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी बॉडी से निकलने दें यूरिन के ज़रिए, तो आपकी बॉडी को इन इंपॉर्टेंट चीज़ों की कमी हो जाएगी और ये नुकसानदेह चीज़ है। तो हम आपकी बॉडी ने क्या करना होता है, आपकी बॉडी बहुत समझदार है, वो किडनी को हुक्म देती है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से ज़ाय हो रही हैं ना, जिसमें आपका पानी है, कुछ आपका नमक है NaCl, ठीक है, NaCl हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है, H2O, कुछ ग्लूकोज हो गया, कुछ अमाइनो एसिड्स हो गए, कि आपकी किडनी क्या को हुक्म देती है कि तुम इन चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लो, यानी कि दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किसको दे दो, अपने ब्लड के अंदर डाल दो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि हर चीज़ को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, सिलेक्टिवली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी को पानी की भी कमी हो रही है, तो पानी को उस वक्त ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा। आपने पानी नहीं पिया, आपकी बॉडी में आप 2-3 दिन से किसी जगह पे फंस गए हो और आपने पानी नहीं पिया, तो उससे क्या होगा, आपकी किडनी को हुक्म दिया जाएगा बॉडी के जरिए कि भाई मेरी बॉडी में पानी की कमी है, मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, तुम क्या करो, ज़्यादा पानी आप ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब कर लो। तो अगर पानी की कमी होगी तो पानी की एब्जॉर्प्शन भी, रीएब्जॉर्प्शन यानी कि दोबारा से रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं जो कंपोजिशन होती है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की और यूरिन की डिफरेंट है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के आया है और आखिर में यूरिन बन के जो चीज़ बाहर निकलेगी, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, यूरिन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। इसका मतलब है फ्लूइड कंटेंट जो जा रहा है फिल्ट्रेट के जरिए नतीजे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नतीजे में वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे वो रीनल ट्यूब्यूल से गुजरता है। और रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये सारी क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज भी होता है, बट वो आपके यूरिन में मौजूद नहीं होता। हाँ, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो होता है। तो नॉर्मली आप यूरिन एब्सेंट होता, यूरिन के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट होता है हेल्दी पर्सन में। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ग्लूकोज फिर मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो आपके यूरिन में यूरिया और यूरिक एसिड होता है, ठीक है, वो यूरिन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेट। यानी कि एक तो फिल्ट्रेट बन चुका है, उसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड है। अब आप पता है जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है ना ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वेस्ट फिल्टर हो जाएं, कुछ वेस्ट आपके ब्लड में रह भी जाते हैं, लेकिन उनको निकालना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह वो यूरिया और यूरिक एसिड जो एक वेस्ट है, अगर वो आपके ब्लड में बच जाता है, उसको दोबारा आपके यूरिन के अंदर डाला जाता है। कैसे डाला जाता है, वी विल डिस्कस दैट टू। तो ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, और हेल्दी पर्सन के फिल्ट्रेट के अंदर होता है, बट यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, ठीक है। और जो यूरिया यूरिक एसिड आपके यूरिन के अंदर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेट। आपको ये बातें एमसीक्यूज़ के तौर पे याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या है कि आपके जो यूरिन होता है, यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, फिल्ट्रेट में ग्लूकोज होता है। आपका जो यूरिन है उसमें यूरिया और यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, फिल्ट्रेट में कम होता है। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। These changes are outcome of selective reabsorption and tubular secretion। ये जो चेंज आ रही है ना, एक पहला चेंज क्या आया कि फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज था, यूरिन में नहीं था। जो फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज था और यूरिन में नहीं था ना, वो ग्लूकोज बेसिकली आपका ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो आपके यूरिन के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा था और फिल्ट्रेट में कम था ना, वो जो ज़्यादा यूरिक एसिड आया है वो सिक्रीशन होती है, उसकी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए सिक्रीशन होती है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की, तो इट इज़ द प्रोसेस
where certain molecule after being filtered out of the capillaries along with nitrogenous waste product like urea, uric acid वगैरह and water in the glomerulus are reabsorbed from the filtrate as they pass through the nephron and return to the blood circulation. कह रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल जो कि कैपिलरीज में फिल्टर हो गए थे और आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बन गए थे नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट के साथ साथ, और जो वाटर भी था, उनकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। कब रीअब्जॉर्प्शन की जाती है? जब वो आपकी ट्यूब्यूल से गुजर रहे होते हैं। कह रहे हैं जितने मोस्ट ऑफ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एमसीक्यूज का पॉइंट है कि जितनी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि आप सिलेक्टिवली उन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, ज़्यादातर होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसमें आप तकरीबन 67% वाटर जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट था उसे आप दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हो। ठीक है, यानी कि आपके ग्लोमेरुलस से निकल के आया यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जब वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजर रहा होगा ना, तो यहाँ से वाटर को वापस अंदर आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन 50% तक दोबारा, यानी कि जब सोडियम आयन पोटेशियम आयन भी यहाँ से गुजर रहे होंगे ना आपको बॉडी को, वो भी ज़्यादा चाहिए तो वो भी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। यानी कि आपके फिल्ट्रेट में वो ज़्यादा होते हैं, यूरिन में कम होते हैं। यूरिन में कम क्यों होते हैं? बिकॉज उनकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है। इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, बायफॉस्फेट आयन और ग्लूकोज वगैरह को 100% तक रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और बायफॉस्फेट आयन है, और ख़ास तौर पर ग्लूकोज की तो 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसलिए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके ब्लड यूरिन के अंदर ग्लूकोज 0 होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। फिर अमाइनो एसिड हैं, कुछ वाइटामिन्स हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और ब्लड को दे दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है? वाटर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और ग्लूकोज 100%, देन अमाइनो एसिड, कुछ वाइटामिन भी। इसके साथ साथ कह रहे हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यूज की है, वो ये है कि जो वाटर जो होता है ना, इट इज़ एब्जॉर्ब पैसिवली, कि जो 67% तक वाटर आप दोबारा रीएब्जॉर्ब कर रहे हो ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर, वो पैसिवली होता है। इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कोई एटीपी या एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ग्लूकोज एंड सोडियम आप एब्जॉर्ब करते हो ना, एमसीक्यूज का पॉइंट है कि जो सोडियम को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर रहे हो और ग्लूकोज को कर रहे हो, तो सोडियम और ग्लूकोज की दोबारा रीअब्जॉर्प्शन के लिए आपको लगानी होती है एनर्जी। क्या लगानी होती है? एनर्जी। इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव प्रोसेस है, और ये एक्टिव प्रोसेस है। तो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उसमें वाटर तो पैसिवली हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर सोडियम और ग्लूकोज हो रहा है वो एनर्जी लगा के हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्टिव प्रोसेस कह रहे हैं। जब सोडियम अपने अंदर आता है ना, यानी कि सोडियम आप एनर्जी लगा के इसको अंदर ला रहे हो, सोडियम पॉजिटिव है तो अपने साथ साथ वो नेगेटिव चीज़ें लाइक क्लोराइड आयन को भी अपने साथ ले आता है, उनको ड्रैग कर लेता है। अगर सोडियम कह रहा है अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ Cl- को भी भेजो, क्योंकि वो मेरा पार्टनर है। सोडियम क्लोराइड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उसको भी अपने साथ ड्रैग करके ले जाता है। तो सोडियम इन चीज़ों को ड्रैग करके वापस किस में ले आता है? ब्लड के अंदर। इसके साथ साथ एमसीक्यूज का पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। जब आपकी बॉडी को सोडियम की अशद ज़रूरत हो, लाइक योर बॉडी इज़ इन नीड ऑफ सोडियम, बट आपकी बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी कम हो गई है, तो आपकी एक हार्मोन निकलती है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। यार आपने एमसीक्यूज का पॉइंट लिख लेना है अलग से, एमडीकैट में पूछा जाता है ये कि, और आपसे सिंध के एग्जाम्स में भी पूछेंगे कि जो एल्डोस्टेरोन है उसका काम क्या है? वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है। अगर ज़्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ओके, और एक हार्मोन है एडीएच। एडीएच का क्या काम है? एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को जाने दो, पानी को निकलने दो, लेकिन एंटी डायूरेटिक है यानी कि पानी को ज़्यादा नहीं निकलने देगी। तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी रिलीज़ करती है ना, कब रिलीज़ करती है? जब आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत हो, तो आपकी बॉडी एडीएच बना के रिलीज़ करती है। जो एडीएच बन के रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, क्या एडीएच है आपकी बॉडी रिलीज़ करती है। कब रिलीज़ करती है? जब आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है। जब पानी कम हो जाता है तो एडीएच आता है, जब एडीएच रिलीज़ होता है तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा देता है। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन से क्या होता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, और एडीएच से क्या होता है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन
ज़्यादा हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझ में आया होगा। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज़ अ प्रोसेस विच अकर्स इन मोस्टली इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन विच सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज लाइक वाटर हो गया आपका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स आर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, बिकॉज ये गलती से फिल्टर्ड हो गए थे। और उसमें वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पैसिवली होती है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन जो सोडियम और ग्लूकोज को आप रीअब्जॉर्ब करते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और एडीएच आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब मैं डिस्कस करूंगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से क्या समझ रहे हो? सिक्रीशन से आप क्या समझ में आ रहा है? सिक्रीशन का मतलब है एक कोई चीज़ आपकी बॉडी से सिक्रीट करी जा रही है, यानी कि निकाली जा रही है। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में पता है क्या होता है? मैंने कहा था कि ग्लोमेरुलस के अंदर आपकी फिल्ट्रेशन हो रही थी और वो फिल्ट्रेट आपके बोमेंट्स कैप्सूल में चला जाता है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और देन लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आपका कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, सो ये जो फिल्ट्रेशन हो रही थी हाई प्रेशर में किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर, वो हमेशा अच्छी नहीं होती। कुछ चीज़ें जो हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, लेकिन कुछ टॉक्सिक चीज़ें जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड भी होता है, वो पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाते और फिल्टर होके बाहर नहीं निकल पाते, तो वो आपके ब्लड में रह जाते हैं। तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ना, ये वो प्रोसेस है कि वो चीज़ें जो आपके ब्लड में गलती से रह गई थी, ये उनकी सिक्रीशन दोबारा से उस फिल्ट्रेट के अंदर डाल देता है जो यूरिन बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेफ्रॉन से गुजरते हुए। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक्स्ट्रा यूरिया और यूरिक एसिड रह गया था ना आपके ब्लड में, और वो यूरिन में नहीं डाला गया था, वो अब दोबारा डाला जाता है। और मैंने कहा था ना कि फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड कम होता है, यूरिन में ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि आखिर में जब ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है तो यूरिया और यूरिक एसिड को डाला जाता है, बिकॉज यूरिया और यूरिक एसिड दोनों टॉक्सिक हैं आपकी बॉडी के लिए। ओके, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो यू हैव टू, क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सब्र करना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा इस खांसी को। आई नो मैं खुद भी तंग हो रहा हूँ लेक्चर बनाते हुए, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक आज ही। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर क्या होता है? इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंसेस मूव इनटू फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट गुजर रहा है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें मूव करती हैं, ब्लड से बाहर निकल के फिल्ट्रेट के अंदर डाली जाती हैं। कहाँ पे? ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच some substances move into proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule from your blood plasma. इसमें क्या होता है? दिस इंक्लूड वेस्ट दैट escape during ultrafiltration and remain in the blood. इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो थी तो वेस्ट, लेकिन उनकी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाई थी, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई थी उनकी वो नहीं हो पाई थी, वो रह गई थी आपके ब्लड में, तो उनकी दोबारा से ट्यूबुलर सिक्रीशन की जाती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है और डिस्टल में होती है। एमसीक्यूज का पॉइंट है कि सिक्रीशन पीसीटी में भी होती है और डीसीटी के अंदर भी होती है। तो दीज सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब एक्टिवली। ये जो आपकी बॉडी दोबारा से डाली जाती है ना, एक्टिवली डाली जाती है, यानी इसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो सोडियम और ग्लूकोज को दोबारा रीएब्जॉर्ब करने में एनर्जी लगती है और वेस्ट को दोबारा से निकालने में, इनकी सिक्रीशन करने में एनर्जी लगती है। इसमें यूरिया आता है, क्रिएटिनिन आ जाता है, कुछ हाइड्रोजन के आयन। जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो दोबारा आपके यूरिन में डाल दिए जाते हैं ताकि आप जल्दी से H+ आयन आप हमारी बॉडी से निकलो। जब आप निकल जाओगे तो हमारी बॉडी में एसिडिटी दोबारा ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, वरना एसिडिटी बढ़ गई थी। एसिडिटी कब बढ़ती है? जब H+ आयन ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब H+ आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी किडनी उनको निकाल देती है एक्टिवली एनर्जी लगा के ट्यूबुलर सिक्रीशन में। पोटेशियम आयन जो ज़्यादा होते हैं वो भी डाले जाते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होती हैं और कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो बाहर आपकी बॉडी में सिक्रीशन कर दी जाती है उनकी ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए। कह रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन इज मोस्टली परफॉर्म बाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो रीएब्जॉर्प्शन भी यही कर रहा था, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और आपकी ट्यूबुलर सिक्रीशन भी ज़्यादातर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। बट कह रहे हैं कुछ पोटेशियम आयन जो होते हैं ना, कुछ पोटेशियम आयन वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जरिए भी डाले जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के जरिए भी डाले जाते हैं। किस वजह से? ड्यू टू रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। बेसिकली आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ना सोडियम को दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। जब सोडियम दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जा रहा होता है ना, तो इसके नतीजे में पोटेशियम डाला जाता है। तो सोडियम अंदर जाता है ब्लड के और पोटेशियम बाहर आता है ब्लड से, किसके अंदर? यूरिन के अंदर। तो आपने बात याद रखनी है कि पोटेशियम जो होता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा डाल दिया जाता है, किसके अंदर? यूरिन के अंदर। किस तरह? सोडियम को अंदर ला के, यानी कि होता क्या है कि अगर ये आपकी एक है कलेक्टिंग डक्ट या फिर आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
तो आप और यहाँ से आपका यूरिन पास आउट हो रहा है, तो बेसिक और यहाँ पर आपका ब्लड कैपिलरी मौजूद है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर से ना पोटेशियम आयन बाहर निकल के आते हैं और आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, और यहाँ से जो सोडियम आयन कुछ गुजर रहे होते हैं वो वापस आपके ब्लड में चले जाते हैं। तो एक्सचेंज हो रहा है ना कि सोडियम वहाँ जा रहा है और पोटेशियम यहाँ आ रहा है आपके यूरिन में। तो ये कहाँ पर हो रहा होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और कहाँ पर हो रहा होता है? इट इज़ बेसिकली अकरिंग इन योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू। अब जो पॉइंट है दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, काउंटर करंट का फिनोमेना क्या है और ये क्या चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सो यही है कि आपने स्टिक रहना है। आई नो वीडियो लंबी हो गई है और बट ये टॉपिक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा समझने वाला है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो हमेशा रोते रहोगे और ये टॉपिक आप कभी भी सही से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो थॉरोली और पूरी देखनी है। अगर मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करूं, कह रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट इज़ इंटेंडेड टू अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन टू फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन विच आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म यार एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि वो चीज़ें, अब देखो आपने बेसिकली क्या करना है, आप चाहते हो कि जो पानी जा रहा है आपका फिल्ट्रेट के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। ये मैं डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखो, आप पता क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी बॉडी से जितना भी पानी ज़्यादा जा रहा है, अच्छा ये जो लाइट कलर के हैं एरो, इससे शो होगा कि कोई चीज़ वापस रीअब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि दोबारा आपकी बॉडी में डाली जा रही है। और जो डार्क एरोज़ हैं वो शो कर रहे हैं कि आपकी बॉडी कुछ चीज़ें निकाल रही है, लाइक ड्रग्स और पॉइजन निकाल के यूरिन में डालती है, हाइड्रोजन आयन दोबारा डालती है, ठीक है, ये सब कुछ। पोटेशियम आयन भी दोबारा डाले जाता है और हाइड्रोजन आयन भी दोबारा डाले जाते हैं। मैं पूरी आखिर में इस पर दोबारा एक दफ़ा रिवाइज भी करवाऊँगा। तो क्या होता है कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है यार, काउंटर करंट मैकेनिज्म आपकी बॉडी में वो तमाम, आपकी किडनी में ख़ास तौर पर आपके नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर में, ख़ास तौर पर मेड्यूला। देखो नेफ्रॉन के दो, आपकी किडनी के दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। तो जो मेड्यूला है ना, ये पूरा मेड्यूला की इन्वायरमेंट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म के ज़रिए ना मेड्यूला के अंदर ना जो कंसनट्रेशन है वो हाइपरटोनिक कर दी जाती है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक का मतलब है कि मेडुला के अंदर यहाँ पर सोडियम आयन को बढ़ा दिया जाता है, क्लोराइड आयन को बढ़ा दिया जाता है, पोटेशियम आयन को बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यार अब बेसिकली आपका ये लूप ऑफ एनले है ना, इसके दो पार्ट हैं। ये है डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे आ रहा है, ये है असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा होता है ना, ये अभी यहाँ से निकल के आ रहा है। जब यहाँ से निकल के आ रहा है ना, इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझना कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ एनले का, इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। अब जब और ये पानी किसके अंदर ज़्यादा होता है? ये जो पाइप के अंदर पानी आ रहा है। पाइप कौन सा है? बेसिकली आपका लूप ऑफ एनले का डिसेंडिंग लिम्ब है। और ये क्या चीज़ है? बेसिकली फिल्ट्रेट आ रहा है ना, जो आपका ग्लोमेरुलस से निकला है वो फिल्ट्रेट आ रहा है। इस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर ज़्यादा होता है। तो जो आपका ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ एनले का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। ये वाटर को अपने अंदर से बाहर निकलने की इजाज़त देता है। तो क्योंकि मेड्यूला के बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो हम पढ़ते हैं ना कि वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, बिकॉज हाइपोटोनिक का मतलब ये हाइपोटोनिक का कि उसमें पानी ज़्यादा है। तो बेसिकली जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेके आ रहा होता है। हाइपोटोनिक जब ये लेके आ रहा होता है तो ये अपने अंदर से वाटर को बाहर निकालता है और मेड्यूला के एनवायरनमेंट जो कि हाइपरटोनिक है वहाँ भेज देता है। और फिर यहाँ पर बेसिकली मौजूद होती हैं कुछ पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुछ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद होती हैं और वो क्या करती हैं, उनके अंदर यहाँ ब्लड होता है। तो जो पानी यहाँ से निकल रहा है ना आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से, क्यों निकल रहा है? बिकॉज जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले का, इट इज़ परमिएबल टू वाटर। तो ये पानी यहाँ से निकल के आपकी उन कैपिलरीज के अंदर चला जाता है जिनको हम वासा रेक्टा कहते हैं। बेसिकली वासा रेक्टा वो कैपिलरीज हैं जो कि सराउंड कर रही होती हैं लूप ऑफ एनले को। तो वाटर यहाँ से निकल के इन कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। और इन कैपिलरीज से पता है क्या चीज़ बाहर निकल के आती है? इन कैपिलरीज से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और बाहर निकल के आते हैं। तो आपने याद रखना है कि इन कैपिलरीज से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन मेडुला के अंदर भरे जा रहे होते हैं और वाटर आयन यहाँ से निकल के हाइपरटोनिक जो हमारा मीडियम है वहाँ जा रहा होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पानी कैसे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब हमने क्या पढ़ा है? जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले का, उसमें जो आपका फिल्ट्रेट आ रहा होता है वो हाइपोटोनिक होता है, इसलिए यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा होता है। जब ये ऊपर से आना शुरू हुआ है तो ये हाइपोटोनिक है। जब नीचे आता है ना तो सारा पानी इससे
निकल चुका होता है, तकरीबन सारा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी निकल चुका होता है इस फिल्ट्रेट से। जब ये नीचे आता है तो बन जाता है हाइपरटोनिक। और जब हाइपरटोनिक बन गया है तो इसका मतलब क्या है? हाइपरटोनिक का मतलब है इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन वगैरह ज़्यादा हैं, गंदगी वगैरह ज़्यादा होगी, पानी कम है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, बेसिकली ये पानी के लिए इम्परमिएबल है। क्यों इम्परमिएबल है? क्योंकि खुद सोचो यार, आपकी बॉडी पानी को बचाना चाह रही है, बॉडी चाह रही है कि यूरिन के ज़रिए ज़्यादा पानी ना जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको मसला ये चल रहा है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो आपकी बॉडी चाह रही है, किडनी ये चाह रही है कि यूरिन के ज़रिए ज़्यादा पानी का लॉस ना हो। तो जो पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन आया था डिसेंडिंग लिम्ब में, वो क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब पानी के लिए परमिएबल था, तो डिसेंडिंग लिम्ब ने अपने अंदर से सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल दिया, और जो हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट था वो नीचे आके हाइपरटोनिक बन गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इनिशियल पार्ट में क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है, नीचे आके हाइपरटोनिक हो जाता है। ठीक है, अब जब ये हाइपरटोनिक हो गया है तो अब ये सोल्यूशन आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से मूव कर रहा है। जब ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से मूव कर रहा है ना, तो अब खुद बताओ, जब इस पर पानी निकल चुका है तो ये हाइपरटोनिक बन जाएगा। तो आपका ये यानी कि ये चीज़ हाइपरटोनिक है, और अगर ये हाइपरटोनिक है तो अगर ये चीज़ पानी के लिए परमिएबल होती तो बाहर का सारा पानी इसके अंदर आ जाता। लेकिन आपको तो पानी बचाना है ना, तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक निज़ाम बनाया है, वो ये है कि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। ये पानी को इम्परमिएबल है, बट इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन भी तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, और अगर सोडियम और क्लोराइड आयन भी अपनी बॉडी से निकाल दोगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बताए क्या होता है? एक और चीज़ होती है, वो ये है कि जो आपका असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये सोडियम और क्लोराइड आयन वगैरह के लिए परमिएबल है, तो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, कि बोल रहा है मैं वाटर को अंदर नहीं आने दूंगा और ना बाहर जाने दूंगा, और सोडियम क्लोराइड आयन को कह रहा है हाँ तुम्हारे लिए परमिएबल हो। अब खुद सोचो, जब यहाँ आप नीचे आ रहे थे, कहाँ से? डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आ रहे थे, आपने सारा पानी निकाल दिया। अगर ये आपने सारा पानी निकाल दिया तो ये सारा पानी यहाँ यहाँ पर भी आ जाएगा। जब पानी यहाँ यहाँ पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये पानी चाहेगा कि मैं वापस जाना चाहूँ, लेकिन पानी वापस नहीं जा पाएगा। तो आपने याद रखना कि डिसेंडिंग लिम्ब में आपने पानी बाहर निकाला है, असेंडिंग लिम्ब में पानी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और वो चाह रहा है कि मैं वापस असेंडिंग लिम्ब के अंदर चला जाऊँ, बट असेंडिंग लिम्ब आपका जो है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर को अंदर नहीं आने देगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है, उनको कहेगा सोडियम क्लोराइड को कि तुम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो, यहाँ से निकल जाओ। तो सोडियम और क्लोराइड आयन आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर निकलते रहते हैं। जब ये बाहर निकलते रहते हैं तो फिर ये क्या होता है? यहाँ पर दोबारा हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। जब हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो जाता है तो उससे क्या होता है? यही हाइपरटोनिक मीडियम बेसिकली आप अब, क्योंकि ये मेड्यूला के अंदर मौजूद है तो सारी चीज़, ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड है, तो जो हाइपरटोनिक मीडियम है वो यहाँ से फ्लो करके यहाँ आ जाता है। अगर हाइपरटोनिक मीडियम यहाँ फ्लो करके आ गया है तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो चीज़ आ रही होती है वो हाइपरटोनिक होती है, और ये जो हाइपरटोनिक मीडियम बन गया है, हाइपरटोनिक मीडियम क्यों बना है? कि आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सोडियम क्लोराइड वगैरह बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकल गए हैं तो ये सारे बाहर निकल गए, पूरा सोल्यूशन आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा? ये हाइपरटोनिक बन जाएगा, और आपका डिसेंडिंग लिम्ब तो हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक से क्योंकि, और डिसेंडिंग लिम्ब हाइपरटोनिक भी है और पानी के लिए परमिएबल भी है, तो क्योंकि ये हाइपरटोनिक है यानी इसमें पानी ज़्यादा है, तो ये अपने अंदर से पानी बाहर निकाल देगा। किसके अंदर? आपके इस इन्वायरमेंट में। तो देखो क्या निज़ाम है कि बेहतरीन तरीका बना है, वो ये बना है, एक मिनट, वो ये बना है कि इसमें हाइपोटोनिक होता है। शुरू में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जब नीचे आता है तो हाइपरटोनिक हो जाता है। जब हाइपरटोनिक हो जाता है तो यहाँ से सारा पानी ये यहाँ पे सारा NaCl निकाल देता है, लेकिन पानी को अंदर नहीं आने देता, वाटर को अंदर नहीं आने देता, बिकॉज इम्परमिएबल है वाटर के लिए। तो यहाँ पर वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम आयन क्लोराइड आयन ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज जो NaCl वगैरह यहाँ बाहर निकले हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जब यहाँ NaCl ज़्यादा आ जाते हैं, हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से सारी चीज़ें लीक होके यहाँ आ जाती हैं। सो यही सब कुछ होता है। फिर इसी तरह आपका जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से भी यही हो रहा होता है कि कलेक्टिंग डक्ट भी वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, हाँ बाहर ज़रूर निकालती है। तो अब अंदर नहीं आने देती, बाहर ज़रूर निकालती है। और बाहर क्यों निकाल रही है? क्योंकि यहाँ पर जो NaCl वगैरह लीक होके बाहर आ गया है ना, NaCl यहाँ पर भी तो मौजूद होगा ना, तो अगर NaCl यहाँ मौजूद है तो पानी को बोलेगी आप यहाँ से निकल जाओ पानी, क्योंकि आप मेरे अंदर हाइपरटोनिक हो। तो बेसिकली पता क्या था? ये हाइपरटोनिक था, नीचे आया तो हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक क्यों हो गया? क्योंकि इससे सारा पानी निकल गया। और जब ये ऊपर आएगा तो इससे सारा नमक निकल जाएगा। जब इससे सारा नमक निकल जाएगा ये दोबारा हाइपोटोनिक हो जाएगा, दोबारा
हाइपोटोनिक हो जाएगा, दोबारा हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो डिस्टल ट्यूब्यूल से ये दोबारा पानी निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, थोड़ा बहुत निकल जाएगा। तो याद रखना ये हाइपोटोनिक था, नीचे आया तो पानी निकलता रहा, हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक जब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो पानी तो वैसे ही अंदर नहीं आ सकता था, तो हाइपरटोनिक था, तो NaCl बाहर निकल गया, तो दोबारा हाइपोटोनिक हो गया। जब दोबारा हाइपोटोनिक हो गया और यहाँ डिस्टल ट्यूब्यूल से निकल के नीचे गया कलेक्टिंग डक्ट में, तो हाइपोटोनिक था और बाहर का हाइपरटोनिक था, तो हाइपरटोनिक ने अपने अंदर से पानी निकाल के हाइपरटोनिक को दे दिया, और यूरिया वगैरह भी कुछ बॉडी ने दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि सारा यूरिया भी नहीं निकालना ना अपने यूरिन के अंदर। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल था। अभी मैं इसको आपको पढ़ाता हूँ, इसके कुछ टर्म्स भी बताऊँगा ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाए। आई नो टॉपिक लंबा हो गया है, बट गाइज दिस वॉज एवरीथिंग वॉज कॉन्सेप्चुअल, एंड इंशाल्लाह अब आप देखोगे कि यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इससे पता है फ़ायदा क्या हो रहा था? इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि जो डिसेंडिंग लिम नीचे आ रहा था उससे आप पानी बाहर निकाल पा रहे थे। क्यों निकाल पा रहे थे? क्योंकि ये हाइपोटोनिक मीडियम बना हुआ था और ये हाइपरटोनिक बना हुआ था, तो दो डिफरेंट मीडियम बन गए थे जिनका कंसंट्रेशन डिफरेंट थी। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से आप आराम से चीज़ें एक्सचेंज कर पा रहे थे। तो यही तो काम है काउंटर करंट का। जितना भी हमने सब कुछ बताया ना मैंने आपको, वो सारा काउंटर करंट प्रोसेस है। जो काउंटर मैकेनिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अलाउ करता है मैक्सिमम एक्सचेंज, ताकि मैक्सिमम चीज़ों की एक्सचेंज हो जाए, मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, विच अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन टू फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं ना कि दो सॉल्यूशन जो है अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। वो कैसे मूव कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं इनमें ब्लड ऊपर मूव कर रहा होता है, और आपका लूप ऑफ हेनले में ब्लड नीचे मूव कर रहा होता है, फिल्ट्रेट। तो जब ये नीचे मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पर चीज़ों का एक्सचेंज होगा। मैं रीड करता हूँ, आपने स्ट्रिक्ट रहना है, यू विल गेट एवरीथिंग। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये अलाउ करता है मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन टू फ्लूइड्स जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसीलिए तो इनको काउंटर करंट कहते हैं। काउंटर का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व लूप ऑफ हेनले एंड द इन्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूला। कि जो लूप ऑफ हेनले था हमारा ये था, और उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट मौजूद था लूप ऑफ मेडुला का, वो इन्वॉल्व होता है काउंटर करंट में। मेडुलर रीजन में क्या होता है? इन द मेडुलर रीजन ऑफ किडनी the ascending limb of loop of Henle is permeable to potassium ion, sodium ion, potassium ion, chloride ion, while impermeable to water। यही होता है ना कि आपका जो असेंडिंग लिम्ब था लूप ऑफ हेनले का, ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल था, लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल था। इसलिए तो पानी अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ये हाइपरटोनिक था। हाइपरटोनिक था तो पानी अंदर आना चाहिए था, बट पानी अंदर नहीं आया बिकॉज इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं कि जो आपका मेड्यूलर रीजन में जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर जा रहा है लूप ऑफ हेनले का, जो ऐसे जाके ऐसे होता है ना, तो जो ये वाला लिम्ब है ना, ये वाला, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। ये अपने अंदर पानी नहीं आने देता। और याद रखना जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये अपने अंदर हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट लेके जा रहा है, और अगर पानी अंदर आने देगा ना तो सारा बॉडी का पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो उन्होंने एक बेहतरीन ये सिस्टम क्रिएट किया है ताकि पानी आपकी किडनी में ही रहे, इसके अंदर ना आ जाए। किस तरह क्रिएट किया है? जो असेंडिंग लिम्ब है इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। हाँ, सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड के लिए परमिएबल है, ताकि क्योंकि वो हाइपरटोनिक बने हुए हैं ना, तो यहाँ से वो निकल जाए। और जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज़ परमिएबल टू वाटर। एमसीक्यूज़ के पॉइंट है, असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर। जो असेंडिंग लिम्ब है कह रहे हैं हैव स्पेशल आयोनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर वाला लिम्ब है, उसके अंदर कुछ स्पेशल को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। बेसिकली यार देखो, जितनी भी चीज़ें अंदर बाहर आ रही हैं ना, वो कुछ चैनल्स के जरिए आ रही हैं जिनको हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब के सेल्स हैं ना, उनके अंदर स्पेशल आयंस के ट्रांसपोर्टर होते हैं। स्पेशल आयंस कौन से? सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया और क्लोराइड आयन, इनके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे होते हैं। और ईच अलाउ वन सोडियम विद पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन टू मूव आउट। ठीक है, तो जो स्पेशल आयोनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है किसके अंदर है? असेंडिंग लिम्ब के सेल्स में। वो क्या काम करते हैं? क्योंकि उनके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, तो वो अपने अंदर से सोडियम और पोटेशियम, उसके साथ साथ अगर 2 पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं तो 2 नेगेटिव चीज़ें भी जाएंगी, दैट इज़ क्लोराइड आयन। ये उनको अपने अंदर से रिमूव करते हैं। तो असेंडिंग लिम्ब, अगर ये डिसेंडिंग है और ये ऐसे जाके असेंडिंग है, ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पर स्पेशल ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जो कि सोडियम को, पोटेशियम को और आपके क्लोराइड को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ओके,
ये होता है। तो व्हेन दीज आयन आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब, जब हाँ, और ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ना आयोनिक के को ट्रांसपोर्ट, अच्छा को का मतलब क्या है? को का मतलब है कि सोडियम जाएगा तो अपने साथ पोटेशियम को भी साथ ही लेके जाएगा, तो दो चीज़ें एक साथ जा रही हैं, इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। जब दो चीज़ें एक साथ अंदर जाएँ या एक साथ बाहर आएँ, इसको हम को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन ये काम करवा रहा है उसे को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। सो ये आयन जो है ना, जब मूव कर रहे होते हैं ना को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए, इसके लिए एनर्जी लग रही होती है और ये एक्टिव प्रोसेस है। तो जो को ट्रांसपोर्ट, जो असेंडिंग लिम्ब पे काम हो रहा है, सारा एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी लग रही है। एनर्जी को यूज़ करके आप सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड को मूव कर रहे हो, किसके अंदर? मेड्यूला के अंदर। किससे बाहर निकाल के? आप असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकाल के मेड्यूला की इन्वायरमेंट में डाल रहे हो, ठीक है। तो जब ये सारे वहाँ पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा बना देते हैं? हाइपरटोनिक बना देते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ आयन इज फैसिलिटेटेड बाय स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। हमने पढ़ा था ना कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाता है? एल्डोस्टेरॉन बढ़ाता है। तो बेसिकली एल्डोस्टेरॉन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो बनती कहाँ पर है? आपके एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, जो किडनी के ऊपर होता है। बेसिकली आपकी किडनी के ऊपर, अगर किडनी आपकी इस तरह है ना, इसके ऊपर एक ऐसा ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड का की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आपके चैप्टर नंबर केमिकल होम्योस्टेसिस में, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन में, और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड है क्या, उसका काम वगैरह क्या है, मैंने डिटेल में पढ़ा है। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर एक हार्मोन, उसके दो पार्ट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, समझो। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और नीचे वाला पार्ट होता है मेडुला। हमेशा ऊपर वाली चीज़ कॉर्टेक्स, नीचे वाली मेडुला। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन कहते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर बनता है, एड्रीनल ग्लैंड का वो एरिया जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको सही है, उसके अंदर बनता है एल्डोस्टेरोन। और वो क्या करवाता है? सोडियम और पोटेशियम आयन को बाहर निकलवाता है असेंडिंग लिम्ब से। किसके अंदर लेके आता है? मेड्यूला ऑफ किडनी के अंदर लेके आता है, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है ना, वो होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के जरिए। और एडीएच कौन बनाता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब। और पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, या आप थर्ड जो आपका चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, आप वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यू विल सी दैट, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्टीरियर लोब का मतलब क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। अब अगर मैं इस तरह बनाऊँ ना, तो ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। इस पोस्टीरियर पार्ट के अंदर मौजूद होता है एंटी डायरोटिक हार्मोन। याद रखना, अंदर मौजूद होता है, बनता नहीं है। ये थोड़ा एक समझ ले, मैंने आपको एक क्या कर दिया है, हाँ थोड़ा एक तो आपके अंदर एक वो जनून कह लें, हाँ जनून पैदा कर दिया ताकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे, आप क्यूरियस रहें कि यार एडीएच हार्मोन पीछे मौजूद तो है पोस्टीरियर लोब व पिट्यूटरी ग्लैंड में, बट अभी मैं कह रहा हूँ कि वो मौजूद होता है, बनता वहाँ नहीं है। तो बनता कहाँ पर है? वो आपके ब्रेन में बनता है, हाइपोथैलेमस में बन के वो पीछे आ जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रिएट तो पोस्टीरियर लोब व पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, बट ऑलरेडी वहाँ बनता नहीं है, बनता आपके हाइपोथैलेमस में। और एडीएच का काम क्या होता है? पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाना, पानी को ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करवाना। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? सोडियम को ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करवाना। एनदर कंपाउंड दैट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेड्यूला इज यूरिया। यूरिया भी आपका बाहर निकाला जाता है। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, दोबारा भी दिखाऊंगा कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर निकल रहा होता है। तो यूरिया भी मेड्यूला की इन्वायरमेंट में चला जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें एनर्जी लगा के आप मेड्यूला के अंदर डाल रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? वहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम बन रहा है। अगर हाइपरटोनिक मीडियम बन रहा है, वो क्या करेगा? पानी को ज़्यादा वहाँ पर अपनी तरफ खींचेगा। तो दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये होल प्रोसेस जो कि कहाँ पर हो रहा है? आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो रहा है, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। एक और है जिसको हम काउंटर करंट, सही है। नाउ देयर इज अनदर काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म बिटवीन नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले एंड द पेरिटिबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हो रहा था किसके दरमियान? ये हो रहा था आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और आपके मेड्यूला के एनवायरनमेंट के दरमियान। यानी कि आप यहाँ से चीज़ें असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब या फिर लूप ऑफ हेनले से चीज़ें निकाल रहे थे और मेड्यूला के अंदर डाल रहे थे। अब जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कि किस तरह चीज़ें लूप ऑफ हेनले से निकल के इन्वायरमेंट में जाती हैं और इन्वायरमेंट से फिर वो पेरिटिबुलर कैपिलरीज, जिनको हम वासा रेक्टा कहते हैं, वहाँ चली जाती हैं। उसको हम कहते हैं, इसको तो हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कह रहे हैं ना, उसका दूसरा नाम होता है
ओके, आई विल टेल यू। तो जो लूप ऑफ हेनले है, कह रहे हैं इट इज सराउंडेड बाय पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। लूप ऑफ हेनले के अराउंड कुछ कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिनको हम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं, और उन्होंने इसको घेरा होता है। दीज कैपिलरीज आर परमिएबल टू बोथ वाटर एंड आयंस। ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है ना, ये वाटर को भी अपने अंदर आने देती हैं और आयंस को भी अपने अंदर आने देती हैं। और याद रखना कि हमने क्या मीडियम क्रिएट किया, हमने ऐसा मीडियम क्रिएट कर दिया है कि मेड्यूला के अंदर पानी की कमी है, ठीक है, हाइपरटोनिक मीडियम है। अगर हाइपरटोनिक मीडियम है तो लूप ऑफ हेनले से पानी निकल के मेड्यूला के अंदर आएगा, ठीक है। तो दीज कैपिलरीज आर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो कि लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रही हैं, दे आर परमिएबल टू वाटर एंड आयन ड्यू टू हाई आयोनिक कंसंट्रेशन इन इंटरस्टिशियम। कह रहे हैं क्योंकि आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसके अंदर, आपके मेड्यूला के अंदर, तो वाटर इज डिफ्यूजिंग आउट एंड सॉल्यूट डिफ्यूजेज इनसाइड द कैपिलरीज दैट ट्रेवल अलॉन्ग साइड द डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि ये कैपिलरीज जो होती हैं पानी के लिए और आयंस के लिए दोनों के लिए परमेबल होती हैं, और कह रहे हैं ड्यू टू हाई आयोनिक कंसंट्रेशन इन इंटरस्टिशियम, वाटर जो होता है डिफ्यूज आउट कर जाता है एंड सॉल्यूट जो होता है इट डिफ्यूजेज इनसाइड द कैपिलरीज। आपने क्या किया, आपने एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर दिया है कि जहाँ पर हाइपरटोनिक चीज़ बनी हुई है। तो हाइपरटोनिक चीज़ बनी हुई है ना, तो अपने जो कुछ सॉल्यूट्स हैं ना, वो सॉल्यूट जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो सॉल्यूट्स भी आपकी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर डाल दिए जाते हैं दैट ट्रेवल अलॉन्ग द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इफ़ दिस ब्लड इज कैरीड अवे इट डिस्ट्रॉय द मेडुला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देयरफॉर टू काउंटर एक्ट दिस अफेक्ट पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज अलॉन्ग साइड ऑफ ascending limb of loop of Henle release extra solute which diffuses back into medulla, hence maintaining the concentration gradient inside the medulla and making the blood more dilute। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपने परेशान नहीं होना, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हो क्या रहा है, हमने पढ़ा है कि जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं इनके और यहाँ पर मौजूद था हमारा मेड्यूला की चीज़ें। मेड्यूला के अंदर हमारा सोडियम और पोटेशियम वगैरह क्लोराइड आयन ज़्यादा थे। क्या क्यों ज़्यादा थे, क्योंकि हमने जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर पढ़ा था उसकी वजह से हमने सोडियम आयन ज़्यादा डाल दिए थे मेड्यूला में। अगर सोडियम आयन मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं तो क्या होगा, इस सारे सोडियम आयन आपकी इन कैपिलरीज़ के अंदर चले जाएंगे, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज़ के अंदर, और पानी इनसे बाहर निकल के आ जाएगा। अब जब सोडियम और पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन सारे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज़ के अंदर चले जाएंगे तो वो जो इतनी मेहनत से हमने ये मीडियम क्रिएट कर दिया था कि यार यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो जाए, अगर हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो जाएगा तो पानी हम आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं किससे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो वो तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा जो आपने इतनी मेहनत से NaCl डाला हुआ है जिसने हाइपरटोनिक इस चीज़ को बनाया हुआ है, और अगर हाइपरटोनिक बनाया हुआ है तभी तो पानी आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल के आ रहा है आपके मेड्यूला में। तो अगर अब आप वही मीडियम ख़त्म कर दो, यानी कि उसकी हाइपरटोनिसिटी ख़त्म कर दो, तो फिर तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और सारा पानी ज़ाया हो जाएगा आपकी बॉडी का। तो फिर तो अब क्या होगा, तो ये जो आपका बेसिकली सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, क्या सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो आगे जाकर जो आपका असेंडिंग लिम्ब था ना लूप ऑफ हेनले का, वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देती हैं, इसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है। यहाँ पर वही सब कुछ लिखा है कि दीज कैपिलरीज आर परमेबल टू बोथ वाटर एंड आयन। दो ये जो कैपिलरीज हैं ये वाटर के लिए भी परमेबल हैं और आयंस के लिए भी परमेबल हैं। ये परमेबल टू बोथ वाटर एंड आयंस, सो ड्यू टू हाई आयोनिक कंसंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम, जो इंटरस्टिशियम के अंदर कंसंट्रेशन आयंस की ज़्यादा होती है, वाटर डिफ्यूजेज आउट, वाटर इन कैपिलरीज से बाहर निकल के चला जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, और जो सॉल्यूट मौजूद था वो इन कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। और क्योंकि कैपिलरीज ब्लड को बाहर लेके जा रही हैं, ऊपर लेके जा रही हैं, तो ख़तरा ये होता है कि वो इन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को भी ले जाएंगी, और जो हमारा हाइपरटोनिक मीडियम था वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और उससे नुकसान क्या होगा कि हाइपरटोनिक होने की वजह से जो पानी डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल के आ रहा था और रीअब्जॉर्ब हो रहा था, आपकी बॉडी में काम आ रहा था, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और सारा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी ने इसको ख़त्म करने के लिए भी, इसको काउंटर एक्ट करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया है, ठीक है। कह रहे हैं इफ़ दिस ब्लड इज़ कैरीड अवे इट विल डिस्ट्रॉय द मेड्यूला का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, के मेड्यूला का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है इतनी मुश्किल से काउंटर करंट मल्टीप्लायर की मदद से जो हम ऊपर कर रहे थे, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देयरफॉर टू काउंटर एक्ट दिस, इसको काउंटर एक्ट करने के लिए जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती है ना असेंडिंग लिम्ब के पास, जो ऊपर लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट को बाहर निकाल देती है मेड्यूला में, और इससे क्या होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था ना मेड्यूला वाला
वो दोबारा ठीक हो जाता है और ब्लड दोबारा डाइल्यूट हो जाता है। समझे आप बात कि जो के डिसेंडिंग लिम्ब से, ये डिसेंडिंग लिम्ब से, यह डिसेंडिंग लिम्ब और यह पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। डिसेंडिंग लिम्ब से तो इसने अंदर अपने अंदर सोडियम आयन पोटेशियम आयन डाल दिए, ठीक है, लेकिन जब ये असेंडिंग लिम्ब के पास जाएंगी ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये वापस अपने अंदर से बाहर निकाल देंगी और मेडुला के अंदर डाल देंगी। पहले इन्होंने मेडुला से चीज़ें लेके अपने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर डाली, कहाँ पर, डिसेंडिंग लिम्ब के करीब, और असेंडिंग लिम्ब के करीब दोबारा से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अपने अंदर से सोडियम और पोटेशियम आयन वापस यहाँ डाल देंगी। कह रहे हैं दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट इन वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। यानी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट इन वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। ये होल प्रोसेस जिसमें आपका मेड्यूला के ग्रेडियंट के दरमियान और वासा रेक्टा के ग्रेडियंट के दरमियान चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। व्हाट इज काउंटर करंट एक्सचेंज? यार वो प्रोसेस जिसके जरिए मेडुला की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उसको ज़ाया ना किया जा सके, ऐसा ना हो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज उन आयंस को लेके भाग जाएं, तो इस पूरे प्रोसेस को काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। सो वाटर इज सिक्रीटेड, कि वाटर पहले क्या हो रहा है कि वाटर पहले सिक्रीट किया जाता है किसके जरिए? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, हमने पढ़ा ना कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पानी बाहर डिफ्यूज आउट कर देती हैं और पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन अपने अंदर ले जाती हैं। तो वाटर पहले सिक्रीट कर देती हैं कौन? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा अपने अंदर से। देन इट इज़ रीएब्जॉर्ब इनटू सिस्टम, और फिर आगे हमने जाकर देखा कि यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो यहाँ पर थी अपने अंदर से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को वापस बाहर निकाल देंगी और पानी अपने अंदर वापस ले जाएंगी ताकि मेडुला का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो सोल्यूट आर रीएब्जॉर्ब। तो और पहले क्या हो रहा था? पहले सोल्यूट थे ना, दे आर रीएब्जॉर्ब देन सिक्रिएटेड इनटू मेडुला। और पहले इन्होंने क्या किया था कि पहले इन्होंने सोल्यूट को अपने अंदर ले लिया था। जब सोल्यूट अपने अंदर ले लिया था तो फिर इन्होंने आगे जाकर मेडुला के अंदर डाल दिया। पहले इन्होंने यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ने पहले अपने अंदर यहाँ मेडुला से सारे सोल्यूट ले लिए थे और फिर असेंडिंग लिम्ब में जाके सारे सोल्यूट बाहर निकाल दिए। तो मैं दोबारा बताऊं तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अपने अंदर से पानी बाहर निकाल देती हैं इस जगह पर डिसेंडिंग लिम्ब के पास, और सारे सोडियम आयन पोटेशियम आयन अपने अंदर ले जाती हैं। जब यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज घूम के यहाँ आती है ना, तो अपने अंदर से सारे सोडियम और क्लोराइड आयन जो उन्होंने यहाँ से लिए थे वापस बाहर डाल देती हैं और सारा पानी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं जो उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था, ताकि वो अपने आप को डाइल्यूट कर सकें। जब पानी इनके अंदर ज़्यादा होगा और आयंस वगैरह कम होंगे क्योंकि इन्होंने आयंस बाहर निकाल दिए हैं, तो इनका जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। कह रहे हैं नॉर्मली द ब्लड फ्लो इज स्लोअर इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा दैट अलाउ टाइम फॉर पैसिव डिफ्यूजन। कह रहे हैं जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, यहाँ से जो ब्लड फ्लो वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, जो कैपिलरीज है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्लो रेट पे कर रहा है। अगर स्लो रेट पे कर रहा है ना, तो जो काम जितना स्लो होता है उससे चीज़ों का बाहर निकलना और वापस अंदर जाना आराम से हो सकता है, बिकॉज उसमें बहुत टाइम होता है, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप आराम से चीज़ें बैलेंस कर सको। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। बहुत लंबी वीडियो बनी है आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है और आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट सम इश्यूज़ और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी दैट इन कमेंट बॉक्स। और इस मेहनत पे तो ऑब्वियसली आई डिज़र्व कि लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें विद अदर्स, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं और इस तरह के लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। ठीक है, तो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सारे कॉलेज मेट्स, सारे वो जो MD कैट का एग्ज़ाम्स देंगे 2024 में, 2025 में और आगे, क्योंकि बुक चेंज हो गई है और ये बुक तो फिर अब पक्की रहनी है आपके पास। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अब किडनी के बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा कि किडनी स्टोन क्या है और डायलिसिस वगैरह क्यों करवाते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।